नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में 2 दिसंबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि आप सभी को पता है कि 18वें बिहार विधानसभा चुनाव का जो है समापन तो हो ही चुका है। इसके अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी हमने बताया था कि डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, इनको जो है बनाया गया है 18वें विधानसभा का जो है ना अध्यक्ष बनाया गया है। इन पे हम इस न्यूज पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो है नवनिर्वाचित जो है 235 विधायकों ने शपथ ले लिए हैं। अब ये बताइए कि कुल कितने जो है विधानसभा सीट है बिहार में? तो 243 सीटों पे चुनाव हुआ था और कहीं पे रीपोलिंग नहीं हुई है इस बार। ठीक है ना, तो ये भी एक जो है बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पर जो है 235 जो है ना विधायकों ने शपथ लिए हैं, तो ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो किनको बनाया गया है? तो नरेंद्र नारायण यादव जी को बनाया गया है। इन्होंने जो है सभी विधायकों को जो है ना शपथ दिलाया है, ये चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा सभी स्मार्टफोन जो है, जो आप स्मार्टफोन मोबाइल फोन यूज करते हैं, वहां उस पर जो है ना प्री लोड सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को जो है ना, अब आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें ये ऐप जो है ना पहले से सरकार आपको क्या करेगी, इंस्टॉल करके देगी। ठीक है, इससे जो है कहीं ना कहीं साइबर जो अटैक होते हैं उससे आपको सुरक्षित रखने के लिए ये चीजें किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज जो बिहार के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इसमें लगभग 8 से 9 इश्यूज हैं, इसमें हम बात कर लेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों की जो नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो आज के जो सेशन है ये काफी लंबा होगा और हमने 1 दिसंबर के भी इश्यूज को इसमें जो है ना 1 दिसंबर के भी इश्यूज को इसमें हम कवर करेंगे। तो संभवतः जो है आप ये मान के चलिए कि 1-2 दिसंबर के न्यूज है, लगभग 15 से 20 ऐसे न्यूज हैं जहां से आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट संपादकीय है जो कि हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है, जनसत्ता है और दैनिक भास्कर जो हिंदी का जो न्यूज़पेपर है ना उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहां पे सारी पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं, ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी आप रिवीजन और पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का 2 दिसंबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स 2 दिसंबर 2025 के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उसके अंतर्गत जो है ना 243 विधायक जो है चुन करके विधानसभा पहुंचे हैं। उनमें से 235 जो है ना विधायकों को जो है शपथ दिलाया गया बिहार विधानसभा में। और इसमें जो है देखिए कहा जाता है ये 18वीं बिहार विधानसभा का जो है ना पहला दिन था, तो लोगों के अंतर्गत जो है ना कि एक खुशी थी, एक दूसरे से गले भी मिले। ठीक है, कोई जात पात कोई धर्म को ध्यान में न रख करके सब लोग आपस में जुड़े। और देखा जाए तो देखने को अगर बात हम यहाँ पे करें तो देखिए कोई चीजें नहीं होती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आप तेजस्वी प्रसाद, ये रामकृपाल यादव जी हैं। ठीक है, तो ये तो बीजेपी से हैं और ये आरजेडी से हैं। अब ये विरोध जो है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग जो है ना पहली बार जो है सदन में मिले हैं, पहले भी मिले होंगे अलग अलग जगह पे, लेकिन 18वीं बिहार विधानसभा हुआ है और उसमें शपथ हुआ है तो वहां पर आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि इनको जो शपथ दिलाया है वो किन्होंने दिलाया है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो दिलाए हैं नरेंद्र नारायण यादव जी। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक प्रावधान हमें देखना होगा कि राज्य विधानसभा जो है ना, राज्य विधानसभा में जो है ना प्रोटेम स्पीकर का संवैधानिक एवं नियम संबंधी जो प्रावधान है वो हमें ध्यान में रखना है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी यही कुछ प्रावधान होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से भारतीय संविधान जो है उसमें जो है ना राज्य विधानसभाओं के लिए जो है ना प्रोटेम स्पीकर, यानी प्रोटेम स्पीकर को क्या कहा जाता है बताइए? प्रोटेम स्पीकर को कहा जाता है अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो है ना कि कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जो है ना लोकसभा की तरह यह व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों और विधान की नियमावली परंपरा पर आधारित होता है। ठीक है, अगर हम मुख्य संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें कि जो क्या क्या प्रावधान है, तो अगर आप आर्टिकल 178 देखें तो 178 क्या कहता है कि प्रत्येक विधानसभा के लिए एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है ना, ये कौन कहता है? आर्टिकल 178 कहता है कि प्रत्येक विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। वहीं पर हम बात करेंगे आर्टिकल 180 क्लॉज 1। ये क्या कहता है? यह कहता है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो
ठीक है, ये क्या क्या कहता है, अध्यक्ष होगा या एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अगर इसकी सीट जो है ना यहां पर क्या हो, रिक्त हो, कहां पे, आर्टिकल 180 क्लॉज 1 कहता है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या नई विधानसभा के गठन के समय, ठीक है, ऑलरेडी जो है कि कोई अध्यक्ष तो रहेगा नहीं, तो उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो है ना एक उपाध्यक्ष या राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति करेगा, इसे ही जो है ना प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। समझ रहे हैं? और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ठीक है, नवनिर्वाचित, देखिए प्रश्न बन सकता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, ठीक है, नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाता है, ये सदस्यों को सदन में बैठने के लिए बोलेंगे आपको कि भैया बैठ जाइए आप लोग, ठीक है, बोलने के लिए आपको बोलेंगे कि आप बोलिए आप, या फिर जो है ना या उनके द्वारा नियुक्त, या फिर जो है शपथ ये आपको दिलाएंगे। तो ये चीजें जो है, ये आर्टिकल कौन कहता है, 188 का क्या प्रावधान है बताइए। 188 कहता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है ना, जो क्या है प्रोटेम स्पीकर है, वो दिलाएगा। ठीक है, तो 188 ये कहता है कि जो राज्यपाल है, ठीक है, तो नवनिर्वाचित जो सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा या फिर उनके द्वारा जो है ना नवनियुक्त व्यक्ति जो होगा वो दिलवाएगा, वही है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अब कहा जाता है आर्टिकल 193 का भी चर्चा यहां पे देखने को आपको मिलेगा। 193 क्या कहता है कि शपथ न लेने वाले सदस्य को सदन में बैठने, बोलने या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अगर जो शपथ नहीं लेता है, जैसे अभी कितने लोगों ने शपथ लिया है, तो 235, बाकी के आप सभी को पता है कि एक विधायक जो है वो कहां है, एक विधायक जिनका नाम अनंत सिंह है, वो ऑलरेडी जो है ना जेल में बंद है, बेऊर जेल में है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कितने हो गए, 236 हो गए, बाकी जो है 7 लोग जो है नहीं आए थे। ठीक है, तो ये उनको जो है ये अधिकार नहीं दिया जाएगा बोलने का। ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल कहता है, प्रावधान करता है, तो 193 करता है। जब ये लोग आएंगे तो इनको फिर से शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति के बारे में, जैसा कि हमने बात किया अभी कि 188 के तहत जो है ना, आर्टिकल 188 के तहत कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी नई विधानसभा के गठन के बाद जो है ना राज्यपाल सबसे, ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो क्या होता है बताइए, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ठीक है, सबसे अधिक बार निर्वाचित हुए सदस्य होता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, अस्थायी तौर पर उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना, अस्थायी रूप से क्या बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर कहा जाता है कि जो नियुक्ति कैबिनेट की सलाह पर होती है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है, मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल पर होती है। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है कि आप देखेंगे कुछ वर्षों में कई राज्यों में विवाद भी हुआ है इसको लेकर के, सरकार अपने पक्ष के वरिष्ठ सदस्यों को जो है क्या करवाते हैं, प्रोटेम स्पीकर बना देता है। जैसे हम बात करें 2008-2019 में महाराष्ट्र में आपने देखने को मिला होगा आपको। ठीक है, इसके साथ साथ 2023 में राजस्थान में भी आपको देखने को मिला था। समझ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का जो है ना विवाद छिड़ा था। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अब देखिए जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनके कुछ कार्य होते हैं। ठीक है, कुछ कार्य होते हैं जो नियमावली के अनुसार होगा। सबसे पहला कार्य आपको देखना है, वो कहा जाता है ना कि सबसे पहले कार्य में क्या करते हैं, ये प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, पहला कार्य ध्यान रखना है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलवाएंगे, नवनिर्वाचित सदस्यों को वो शपथ दिलवाएंगे। याद रखिएगा, शपथ दिलवाएंगे, नवनिर्वाचित जो सदस्य आए हैं चुन करके उनको शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, प्रतिज्ञान दिलाएंगे। तीसरी अनुसूची के अनुसार ये प्रावधान किया गया है, तीसरी अनुसूची के तहत ये प्रावधान किया गया है। कहा जाता है नेक्स्ट इनका जो कार्य में कि विधानसभा के अस्थायी जो स्पीकर होते हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया की अध्यक्षता ये करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, इनकी जो है ना, इनके जो चुनाव हो रहा है उनकी प्रक्रिया का क्या करेंगे, ये अध्यक्षता करेंगे। तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर के बारे में। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अध्यक्ष चुने जाने तक सदन की कार्रवाई चलाना इनका उद्देश्य होगा, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि शपथ के बाद अन्य कार्रवाई हो। ठीक है, तो जैसे ही जो है अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो फिर वो जो है पद जो है ना वो खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं। इसके साथ साथ अस्थायी अध्यक्ष के शपथ लेते ही क्या होंगे, वो अपने पद से स्वतः जो है ना
मतलब कि वो अपने पद से स्वतः क्या होते हैं, वो स्वयं छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको छोड़ देना होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर तभी तक कार्य करेगा जब तक अस्थायी अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव नहीं हो चुका हो। उनको शपथ दिलाने की जो है प्रक्रिया ये पूरा करके फिर वो खत्म हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का पद। अब जो है कुछ एग्जांपल्स जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कहा जाता है कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, रूल 7 है, वहां पे राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ये महाराष्ट्र में रूल 7 है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में रूल 9(2), ये जो है कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और कार्य यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम बात करें बिहार में, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, यहां भी जो है ना यही प्रावधान जो है संभवतः लागू होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी है, उस निर्णय को भी आप ध्यान में रखिए। वो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, जो निर्णय लिए गए हैं महत्वपूर्ण निर्णय। तो कहा जाता है 2019 में महाराष्ट्र मामला जो हुआ, यहां पर हमने बात किया आपसे महाराष्ट्र मामला, ठीक है, ये है आपका शिवसेना वर्सेस गवर्नर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में सामान्य परंपरा सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाना है। ठीक है ना, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में सामान्य परंपरा जो है वो सबसे वरिष्ठ सदस्यों को बनाना है, लेकिन यह क्या है, बाध्यकारी नहीं है। याद रखिएगा, वर्ड यूज किया गया बाध्यकारी नहीं है। समझ रहे हैं ना, बना सकते हैं आप किसको, वरिष्ठ जो सदस्य हैं उनको आप बना सकते हो, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। ये किस में कहा गया है, किस वाद में कहा गया है, तो शिवसेना वर्सेस गवर्नर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। राज्यपाल या सरकार के पास विवेकाधिकार है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 3 कार्य ये कर सकता है। ये क्या कर सकता है, शपथ दिलाएगा, ठीक है, फ्लोर टेस्ट करवाएगा, और तीसरा अध्यक्ष का चुनाव करेगा। कौन, तो प्रोटेम स्पीकर। समझ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये चीजें ध्यान रखने वाला है। प्रोटेम स्पीकर से संबंधित जो इतने प्रावधान है वो प्रावधान आपको राज्य को लेकर के, राज्य विधानसभा को लेकर के है। इसमें लोकसभा की बात हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि संवैधानिक जो आधार है वो आर्टिकल 180 क्लॉज 1 और 188 आपको ध्यान में रखना है। नियुक्ति करने वाला जो है वो कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। कैबिनेट की सलाह पर ये लिया जाएगा। सामान्य योग्यता जो है वो सबसे वरिष्ठ सदस्य परंपरा अनुसार, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। शिवसेना वर्सेस गवर्नर 2019 में महाराष्ट्र मामले में कहा है। मुख्य कार्य क्या होगा, तो सदस्यों का शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव कराना। इसकी अवधि जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक जो है ना, इसको जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर ये काम करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये आपको प्रोटेम स्पीकर से संबंधित इतने फैक्ट, इतने डेटा आपको होने चाहिए। इसी तरीके से जो है ना लोकसभा में भी जो है प्रॉपर जो है ना प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपको प्रोटेम स्पीकर से संबंधित इतना चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो प्रेम कुमार है, प्रेम कुमार जो है उनको क्या बनाया गया है, उनको बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है ना, यानी स्पीकर बनाया गया है। और ये आज जो है इसका जो है जो घोषणा कर दिया जाएगा। तो आपके लिए एक आपको जो है फैक्ट याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए, कि आपकी जो है किस तरीके से जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अब जो लोग शामिल हुए हैं और कितने लोग जो है इनको मंत्रालय मिला है, इस मंत्रालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहां से प्रश्न कमीशन बना सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, देखिए जो प्रेम कुमार है 1990 में पहली बार जो है ना विधायक बने थे। इनका इतिहास है, क्योंकि ये जो है ये क्या बने हैं, ये स्पीकर बने हैं, ठीक है। 18वीं बिहार विधानसभा का जो है क्या बने हैं, अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखिए अब तक जो है ना विधानसभा अध्यक्ष का जो इतिहास रहा है बिहार में, वो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो है अध्यक्ष कौन बने थे, तो राम दयालु सिंह बने थे, जो 23 जुलाई 1937 से 11 नवंबर 1944 तक ये काम किए थे। फिर दूसरे नंबर पे है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ये 25 अप्रैल 1946 को बने और 14 मार्च 1962 को जो है तक वो काम किए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे, जो कि 15 मार्च 1962 को जो है पद ग्रहण किया और 15 मार्च 1967 तक ये प्रॉपर वर्क किए। धनिकलाल मंडल जी थे, 16 मार्च 1967 से 10 मार्च 1969 तक ये काम किए, अध्यक्ष रहे। राम नारायण मंडल 11 मार्च 1969 से 20 मार्च 1972 तक है। इसी तरीके से जो है ना आप देखिए तो टोटल जो है ना कितने लोग रहे हैं, तो कुल जो है आप देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये क्या है, 18वीं बिहार विधानसभा है। तो प्रत्येक का जितनी जैमी है उतनी ही जो है ना अध्यक्ष, उतनी बार अध्यक्ष नए नए बने हैं। ध्यान रखना इस बात का, आपको ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब जिससे देखिए ये कई में है, 18वें कौन थे, तो ये थे नंद किशोर यादव जी। ठीक है, जो कि 16 फरवरी 2024 से लेकर के 19 नवंबर 2025 तक ये काम किए। अब जैसे देखिए अभी जो वर्तमान में ये बन रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, ये जो है ना 19वें बनेंगे, ये आपको याद रखना है। यहां से ये फैक्ट बनता है, समझ रहे हैं बात। इनसे पहले नंद किशोर यादव जी से पहले अवध बिहारी चौधरी थे, उसके पहले जो है विजय कुमार सिन्हा है, उसके पहले जो विजय कुमार चौधरी हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, सदानंद सिंह रहे हैं, देव नारायण यादव रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है ना एक क्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है ये सारी चीजें हैं कि नवनिर्वाचित 235 विधायकों शपथ लिया है और इनको जो है प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ दिलाया है। 6 विधायक अनुपस्थित रहे, वहीं अनंत सिंह जो है जेल में बंद है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि शहरी सड़कों की 7 साल तक एजेंसी मरम्मत करेगी और पथ निर्माण विभाग जो है 19,000 किलोमीटर पथ दुरुस्त कराने के लिए जो है ना ये चीजें रखी है, ये चीजें की है। तो बिहार में जो है शहरी सड़कों की जो है मरम्मत भी चयनित एजेंसी अब 7 साल तक करेगा और नई मरम्मत नीति के तहत 19,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे और जिलों का प्रमुख सड़कों की मरम्मत किया जाएगा। और पथ निर्माण विभाग ने इस मद में लगभग कितना, तो 23,000 करोड़, कितना, तो 23,000 करोड़ जो है क्या किया है, खर्च करने की योजना बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि मरम्मत में अगर कोई एजेंसी कमी करती है तो एजेंसियों की 40% तक राशि काट ली जाएगी, समझ रहे हैं। नई नीति को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा और पथ निर्माण विभाग ने OPRMC दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविधान नीति 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो 3 दिसंबर को जैसे ही चीजें होंगी तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि इस बार जो है ना 19,360.674 किलोमीटर शहरी सड़कों की मरम्मत की योजना है। इसमें आप देखिए तो 14,225.398 किलोमीटर चालू है, जबकि 5,135.276 किलोमीटर चयन सैद्धांतिक रूप से किया गया है, इसका चयन किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है ये सड़कें दायरे में होंगी। जैसे कहा जाता है कि नई जो नीति है इसमें सभी स्टेट हाईवे बृहद जिला पथ कवर हो जाएगा। पूरी तरह मेंटेन नहीं करने वाली एजेंसियों की राशि काटी जाएगी। महीने में 2 शिकायत मिली और एक तय सीमा तक उससे दुरुस्त नहीं किया गया तो पैसे की कटौती 2 बार की जाएगी। ठीक है, और अगर ज्यादा गंभीर त्रुटियां आती हैं तो एजेंसियों से 40% तक कटौती की जाएगी। ठीक है, मरम्मत हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी जांच 4 स्तर पर किया जाएगा और मुख्यालय से अंचल तक इसकी जांच किया जाएगा। उड़नदस्ता टीम भी सड़कों की औचक जांच करेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। बेहतर देखिए ये सारी चीजें तब होती है जब वहां कहीं पे जो है ना गुड गवर्नेंस वर्क करता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो मंत्री हैं पथ निर्माण विभाग के मंत्री किनको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो नवनिर्वाचित जो मंत्रिमंडल है बिहार का, ठीक है, उसमें कौन कौन से सदस्य को कौन कौन से पद मिला है, ठीक है, कौन कौन से विभाग मिला है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो पथ निर्माण विभाग जो है नितिन नवीन जी के पास है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार में 7% शहरी सड़कें ही 4 लेन चौड़ी हैं और ये रिपोर्ट आया है, समझ रहे हैं ना। कुल 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों में से सिर्फ 1,973 किलोमीटर ही 4 लेन की है, 4 लेन की है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि देखिए सड़कों, राज्य में सड़कों की जो स्थिति है, कहा जाता है कि 26,791 किलोमीटर शहरी सड़कों की लंबाई है, 5,612 किलोमीटर सड़कें सिंगल लेन की हैं, 8,660 किलोमीटर सड़कें इंटरमीडिएट लेन की हैं, 9,463 किलोमीटर सड़कें की चौड़ाई 7 मीटर तक है, 1973 किलोमीटर सड़कें जो है 4 लेन या उससे अधिक की है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि पड़ोसी राज्यों में नेशनल हाईवे कैसी है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में बात करें तो 12,123 किलोमीटर, झारखंड में 3,633 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 3,910 किलोमीटर है। ठीक है, देश में सबसे अधिक जो है नेशनल हाईवे कहां पे है, तो महाराष्ट्र में कितना किलोमीटर, तो 18,462 किलोमीटर है। ठीक है, 18,462 किलोमीटर कहां पे सबसे अधिक, महाराष्ट्र में है। कहा जाता है 1 लाख आबादी पर बिहार में सिर्फ 4.54 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। तो ये आपके यहां से एक फैक्ट बन जाता है, इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि देश यानी राष्ट्रीय औसत में उपलब्ध नेशनल हाईवे के मामले में बिहार अब भी पीछे है। 1 लाख की आबादी पर देश में नेशनल हाईवे का औसत जो है वो
4.90 किलोमीटर है, जबकि इतनी आबादी पर बिहार में मात्र 4.54 किलोमीटर ही एनएच है, नेशनल हाईवे है। हालांकि सरकार के अधिकारी एनएच नेशनल हाईवे के मामले में आश्वासित है। विभाग के अनुसार वर्ष 2005 में बिहार में नेशनल हाईवे मात्र 3,600 किलोमीटर था, जो बढ़कर के अब हो गया है कितना किलोमीटर, तो 6,389 किलोमीटर। तो एक बार जो है ना शायद 65 बीपीएससी या 66 बीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था दोस्तों, पीवाईक्यू में आप पलट करके देखिएगा, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में बिहार में जो है ना कि नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर है, ठीक है, क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में जो नेशनल हाईवे की लंबाई है वो 6,389 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है। तो यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं दोस्तों, तो कहा जाता है कि बिहार में ग्रीन फील्ड जो है ना सिटी बनाने की बात चल रही है, और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ऐसी घोषणा किया है, ठीक है ना। जो मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत, इन्होंने जो है ना घोषणा किया है कि बिहार में ग्रीन फील्ड सिटी की स्थापना किया जाएगा। इसमें पर्यावरण, समस्त अवसंरचना, सतत विकास के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाने की बात कही है इन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस दिशा में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इन्होंने ये कहा कि बिहार आज देश में उभरते हुए टेक हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। ऐसे में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण बिहार के विकास पथ में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यह परियोजना राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्रतिभा, तकनीक विकास और आर्थिक प्रगति चारों क्षेत्रों को नए आयाम प्रदान करेगा। राज्य सरकार बिहार में फिल्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए तेजी से और व्यापक रूप से कार्य कर रही है, ठीक है। और कहा जाता है कि प्रस्तावित बिहार फिल्म सिटी का निर्माण न केवल राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा, बल्कि बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ब्रांडिंग भी अहम भूमिका निभाएगा। अब यहाँ पे देखिए सरकार का उद्देश्य क्या है कि 2025 से 30 यानी 5 ईयर में क्या करना है कि 1 करोड़ जो है ना रोजगार, जो है ना रोजगार क्या करना है, रोजगार या फिर सरकारी नौकरी देने की बात चल रही है। और उस पर जो है ना लगातार सरकार जब से जो है शपथ हुआ है मुख्यमंत्री जी का, तब से जो है लगातार इस पे काम शुरू कर दिए इन्होंने, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझना है, क्योंकि अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देना या नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इस पे जो है लगातार काम करेगी। और इंडस्ट्रीज, उद्योग की बात किया जाए, पलायन रोकने की बात किया जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात किया जाए, उस पर लगातार काम किया जाएगा। कहा जाता है कि इससे पहले बिहार में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें बिहार को फिल्म उद्योग के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा किया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि बैठक में निवेशकों ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया है, तो ये सारी चीजें तो अलग है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज, जो न्यूज में जो चीजें है ना उस पर फोकस रख करके आपको काम करना होगा। अब कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में गंगा का प्रदूषण घटा, पर मानक से अभी ज्यादा है प्रदूषण वहां पे। और पिछले 4 वर्षों के दौरान गंगा की निर्मलता जो है ना उसमें सुधार की स्थिति है। चौसा से लेकर के कहलगांव तक 34 जगहों पर गंगा जल की हुई है जांच, और उस जांच में जो है ना ये रिपोर्ट में जारी किया गया है कि प्रदूषण तो घटा है, लेकिन अभी भी जो है ना स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना है। अब देखिए हमने आपसे बात किया कि बिहार से कहलगांव तक गंगा के पानी में प्रदूषण की मात्रा में कमी आई है, लेकिन अभी इसका पानी स्नान करने लायक नहीं है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से चौसा से कहलगांव तक 34 जगहों पर जो है गंगा जल के नमूनों की प्रयोगशाला में ले जाकर के बारी बारी से जांच किया गया है, और उस जांच में यह तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया दोस्तों कि गंगा में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, देखिए फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में भारी कमी आई है। यदि सुधार की यही रफ्तार रही तो 1-2 साल में बिहार में 34 में से 24 जगहों पर गंगा का पानी नहाने लायक हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है, फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब कहा जाता है देखिए बैक्टीरिया में 4 में से 10 गुना तक कमी आई है। इसमें कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों में के दौरान गंगा जल के नमूने की जो जांच हुई, उस जांच के प्राप्त आंकड़ों का मिलान करने पर पाया गया कि पहले जिन घाटों पर इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी लाखों में थी, वहां इसकी संख्या अब 1000 में पहुंच गई है। बैक्टीरिया में 4 से 10 गुना तक कमी आई है, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये फेकल कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है ना आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि न्यूज में रहा फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा जाता है। और अगर मान के चलिए कि बीपीएससी को दिमाग में आ गया कि भैया पूछ लेते हैं कि लोग कितना अवेयर है इन चीजों से, तो बना सकता है प्रश्न, तो हमें सतर्क रहना है। तो कहा जाता है कि जो फेकल कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है, एक तरह का जो है ना ये बैक्टीरिया है, इससे मानव और पशुओं का मल सीधे जल में प्रवाहित करना है। नदियों में इसकी अधिकता से ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, और यह जलीय पर्यावरण के असंतुलन के लिए जरूरी जीवाणुओं को भी खत्म कर देता है। कहा जाता है कि मानव के अनुसार फेकल कोलीफॉर्म का स्तर 500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर
या उससे कम होने पर पानी पीने या नहाने के लिए सुरक्षित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2500 MPN प्रति 100 मिलीलीटर जो है ना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब कहा जाता है कि फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रति 100 ml जो है, देखिए कहां पर 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25। तो देखिए संभवतः जो है चौसा कर्मनाशा संगम बक्सर में देखेंगे तो इसमें लगातार कमी आया है। पीपापुल दानापुर में देखे जाए तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी कमी आई है। कुर्जी घाट पट पे देखिए लगातार जो है आपको कमी दिखेगा। गांधी घाट NIT पटना देखिए यहाँ पर भी कमी दिखेगा। गुलबी घाट पटना ये देखिए यहाँ पे भी कमी दिखेगा। गाय घाट पटना यहाँ पे भी कमी दिखेगा। भागलपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको कमी दिखेगा। और ये जो डेटा है ये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार में 6 नई भूकंपीय वेधशालाएं बनाई जाएंगी और आप इसके माध्यम से आपदा निगरानी जो है ना और उसकी सटीकता जो है ना बेहतर हो जाएगा। छोटे से छोटे भूकंप का जो है ना पता आसानी से लगेगा, तो ये चीज हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में जो है ना, बिहार में जो है भूकंप निगरानी तंत्र के लिए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने राज्य में 6 नई अस्थायी भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है और NSC ने बिहार के मुख्य सचिव को आधिकारिक पत्र भेजा है। इसके तहत जिलों का चयन कर लिया गया है। इनमें कौन कौन सा जिला होगा तो आपको पता होना चाहिए। कौन सा, तो पूर्णिया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, पटना, सासाराम, औरंगाबाद। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जगह पर जो है ना आपको ध्यान रखना है ये चीजें कि ठीक है, यहां से प्रश्न कमीशन बना सकता है। अब कहा जाता है कि वेधशालाओं की स्थापना से राज्य में भूकंप संबंधी जो घटना है उसकी निगरानी की जाएगी, उसकी सटीकता देखी जाएगी। ठीक है, और उसको त्वरित रिस्पॉन्स इस पे किया जाएगा। छोटे से छोटे भूकंप की गतिविधियां मापी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है पटना से भूकंप की रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए पटना मौसम विज्ञान केंद्र में एक सिस्मिक स्टेशन स्थापित किया है। और डॉक्टर AP सिंह के अनुसार देश में कुल 169 सिस्मिक स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें पटना भी शामिल है। यह स्टेशन देश विदेश में आने वाले प्रबल भूकंपों को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। बिहार में अब तक गया, जमुई, अररिया, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर, मधुबनी, सायाडेरा में सिस्मिक स्टेशन लगाए गए हैं। इन स्टेशनों पर 2 प्रकार के अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। यह स्टेशन भूकंप जोखिम वाले इलाकों में रियल टाइम मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम को और मजबूत करेंगे। इससे आपदा प्रबंधन और पूर्वानुमान प्रणाली को जो है ना गति मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 2 दिवसीय हरिहर महोत्सव का रंगारंग आगाज कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हरिहर जो महोत्सव है वो कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो सोनपुर में किया जा रहा है। ठीक है, छपरा सोनपुर में। तो हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला सोमवार को की शाम जो है ना कला एवं संस्कृति के रंगों से जगमगा उठा है। 2 दिवसीय हरिहर नाथ महोत्सव की शुरुआत अद्भुत मधुरी वातावरण में हुआ है और उद्घाटन के बाद मंच पर सबसे प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना सुदीपा घोष और उनके दल ने प्रवेश किया। तो पूरा मंडल जो है ना सांस्कृतिक जो मधुरई जो है उसमें, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली जो है ना कहीं हमें ये कई बार आपसे पूछ सकता है कि एक तरफ महोत्सव दे दिया जाए, एक तरफ जो है ना स्थान दे दिया जाए और पूछ ले कि ये इसका आयोजन स्थान जो है ना दे दिया जाए और इससे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। कहा जाता है काशी के तर्ज पर बनेगा हरिहरनाथ कॉरिडोर, ये मंत्री जी का कहना है। तो हरिहरनाथ महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद। इनका कहना है कि काशी के तर्ज पर जो है ना हरिहरनाथ धाम में भी भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार है और अहमदाबाद की एक कंपनी सर्वे कर रही है और 1 महीने में भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही लगभग 600 करोड़ रुपए की इस योजना को जमीन पर उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि जो है ना सुस्त है। ठीक है, अक्टूबर महीने में विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जो है ना वो सुस्त पड़ करके 13 महीने के निचले स्तर 0.4% पर आ गया है। और जो सोमवार को यानी कल जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें ऐसी बातें कही गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जो जारी आंकड़ा है उसमें यह बताया गया है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि दर सालाना आधार पर घटी है। 1 साल पहले की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन 3.7% बढ़ा था। IIP का पिछला जो निचला स्तर रहा है वो सितंबर 2024 में दर्ज किया गया था जब यह स्थिर रहा था। इसके साथ NSO ने सितंबर 2025 के आंकड़ों को संशोधित करते हुए वृद्धि दर को 4% से बढ़ा करके 4.6% कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में
विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घट करके कितना का हो गया है, 1.8% पे आ गया है, जबकि साल भर पहले 4.4% रही थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्र में गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि खनन क्षेत्र में उत्पादन में 1.8% की गिरावट दर्ज हुआ है। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि जो बिजली उत्पादन में भी जो है 6.9% की गिरावट दर्ज किया गया है, जबकि जो है पिछले वर्ष में जो है ना बिजली क्षेत्र में 2% बढ़ा था, वहीं खनन क्षेत्र में जो है ना 0.9% बढ़ा था पिछले वर्ष। कहा जाता है निर्माण गतिविधियां जो है ना 9 माह के निचले स्तर पर है। तो भारत की जो विनिर्माण क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं नवंबर में 9 महीने के निचले स्तर पर रहा। ऑलरेडी जो है ना चुनाव का माहौल था ना, तो ये चीजें देखने को मिलेगा ही। कहा जाता है चुनौतीपूर्ण बाजार स्थिति की खबरों के बीच बिक्री और उत्पादन में धीमी वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। उत्पाद देखिए बिक्री और उत्पादन में धीमी वृद्धि। कहा जाता है कि पीएमआई आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि अमेरिकी शुल्क के कारण विनिर्माण विस्तार धीमा हुआ है। सोमवार को जारी जो उसमें चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको ये वाला आर्टिकल जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि जो भोजपुरी देश विदेश की भाषा है और 8वीं अनुसूची में इसको जल्द शामिल किया जाएगा, और ऐसा कहना है जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी जी, और इनके पास तो फिलहाल जो है बिहार के गृह विभाग में इनको दिया गया है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ये 28वें अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में ऐसी बातें इन्होंने कही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं? तो ये है कि इनका कहना है कि देखिए जो भोजपुरी है वो सर्वाधिक बोले जाने वाली समृद्ध भाषा या देश विदेश की भाषा है। सामूहिक प्रयास से इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा। और उक्त बातें बिहार सरकार के डिप्टी सीएम कौन कर रहे थे? डिप्टी सीएम ही गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने ऐसी बातें कही है। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए कि अगर ये न्यूज में आया है ना तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। इनका कहना है कि 2030 से पहले बिहार में ही लोगों को रोजगार देने का पर काम किया जा रहा है, तो वो तो होगा ही, धीरे धीरे तो काम होगा ही। ठीक है, महामाया प्रसाद विनोद बने सत्र के अध्यक्ष। तो 28वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के उपरांत नए सत्र के लिए प्रमुख शिक्षाविद महामाया प्रसाद विनोद को अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों की विश्व एड्स दिवस पर राज्य भर में रेड रिबन वॉक किया गया है। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस पर राज्य भर में रेड रिबन वॉक आयोजित किया जाएगा, और यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया। इन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर को यह वॉक यानी कल जो है ना कहां से, तो इको पार्क से शुरू किया गया और यह विकास भवन तक जो है ना ये चलाया गया है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि देखिए इसका उद्देश्य क्या है। रेड रिबन वॉक का मुख्य उद्देश्य है एड्स से जुड़े जो मिथक हैं उसको दूर करना, आम लोगों को सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करना, HIV की रोकथाम और उपचार संबंधी जानकारी को व्यापक रूप से फैलाना। राज्य सरकार HIV संक्रमितों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सदैव गंभीर रही है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है बिहार में 100 दिनों में बनेंगे पर्यटन रोड मैप। तो पर्यटन मंत्री ने विभाग में समीक्षा बैठक किया है और वहां पर जो है ये चीजें कही गई है। तो पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? तो अरुण शंकर प्रसाद है। उन्होंने जो है विभागीय कार्यों की समीक्षा करके उन्होंने कहा है कि राज्य में पर्यटन सुविधा बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है और अगले 100 दिनों में पर्यटन विभाग रोड मैप तैयार करके उस पर काम शुरू कर देगा। इससे पर्यटकों को सुविधा के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन किया जाएगा। बिहार पर्यटन को ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इनका कहना है कि बिहार जो रिक्तियां हैं विभाग में उसकी समीक्षा कर सरकार को भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इनका कहना है कि जो इसे बुद्ध सर्किट हो, इको सर्किट हो, सिख सर्किट हो, जैन सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, सूफी सर्किट, शिव शक्ति सर्किट, गांधी सर्किट से जुड़े स्थलों की जानकारी इन्होंने दिया है और विभाग की योजनाओं की अपडेट स्थिति के बारे में भी इन्होंने स्पष्ट किया है। गया जी और बोध गया तथा नालंदा राजगीर के विकास के लिए घोषित योजनाओं की स्थिति की भी जानकारी इन्होंने दिया है। तो ये चीज जो है ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में खुलेंगे 27 नए मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। MBBS सीटें भी जो है ना 4000 से ज्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अगले 5 वर्षों में जो दोस्तों 5 वर्षों में 27 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है और इनमें निर्माणाधीन जो कॉलेज है कॉलेजों में से कई का 60 से 80% काम हो चुका है। इसमें जो है इसके साथ ही MBBS सीट जो है 1300 से 1500 से बढ़ करके जो ना अभी वर्तमान में 1300 से 1500 है। इसको बढ़ा करके कितना किया जा रहा है? तो लगभग 4000 जो है ना हो जाएगा, उससे अधिक। यह विस्तार मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के समांतर जो है ना विकास के साथ बिहार को नए स्वास्थ्य मॉडल स्थापित करने में मददगार भी साबित होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आगामी 5 वर्षों में सभी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलना है, उनका लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। सभी 38 जिलों में चरणबद्ध तरीके से इसका निर्माण जारी है और अधिकांश कॉलेजों का निर्माण 60 से 80% तक पूरा हो चुका है।
ठीक है। आरा महुआ में 500 बेड का मेडिकल कॉलेज अंतिम चरण में है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। 5 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल लगभग तैयार हो चुके हैं बन करके, जिसमें पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया में ये 5 सुपर स्पेशलिटी जो है ना अस्पताल लगभग तैयार हो चुका है और इसको जनता को जल्द ही समर्पित कर दिया जाएगा, ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि कुकुर झप डैम में दिखा 40 साल पुराना जो है ना मगरमच्छ, और ये कुकुर झप डैम कहां है? जमुई में है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन की हाल ही में किस डैम में 40 साल बाद जो है ना पुराना मगरमच्छ देखने को मिला है, तो वो जो है कुकुर झप डैम जो कि जमुई में है, ध्यान रखने वाला है, ठीक है। कहा जाता है कि जो पुराना मगरमच्छ को देखा गया, जिससे आसपास के रहने वाले और मछली पालन करने वाले लोगों में जो है डर दहशत फैल गया है। कहा जाता है कि मछली पालन कर रहे ठेकेदार व कर्मियों की नजर डैम में मौजूद एक विशाल मगरमच्छ पर उस वक्त नजर पड़ी जब धूप निकलने के बाद मगरमच्छ डैम के साइड में सूखे पड़े जमीन पर धूप का आनंद ले रहा था। वही नजर पड़ने पर जब मछली पालन कर रहे कर्मचारी वोट के जरिए मगरमच्छ के नजदीक पहुंचे तो उन पर लोगों को देखकर मगरमच्छ धीरे धीरे डैम के गहरे पानी में चला गया। तो उससे जो है, लेकिन हमें याद रखना है कुकुर झप डैम कहाँ है, तो ये जमुई में है। करकट कहां पे जलप्रपात कहां पे दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछा था 69th बीपीएससी में, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां भी पूछ सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या जो है ना, ये देखिए नेशनल इश्यूज है, ठीक है ना। बिहार के इश्यूज हमने फिनिश कर लिया, अब ये नेशनल इश्यूज है। इसमें कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या बढ़ोतरी पर वर्ष 2080 में ब्रेक लग जाएगा, इसमें ऐसी बातें कही गई है, रिपोर्ट है। तो यहां पर हमें ये चीज देखना है कि कहा जा रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है उसकी बढ़ोतरी में वर्ष 2080 तक जो है ना 80 में जो है ना ब्रेक लग जाएगा, बढ़ोतरी बंद हो जाएगी। तो ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का ये आंकलन है और इसमें कहा गया है कि 2 दशक के दौरान जन्म दर में तेजी से गिरावट आया है और 1.8 से 1.9 अरब के बीच स्थिर रहेगी भारत की आबादी। समझ रहे बात? तो ये चीज हमें समझना है। अब कहा जाता है ना कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है, प्रजनन दर जो है घटने की वजह क्या है, तो कहा जाता है बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो तरक्की हो रही है उस दौड़ में जो है ना हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक वजह है, ठीक है, कि देश में विकास और तरक्की की दौड़ का जो है ना तेज होना मुख्य जो है ना कारण है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ना, ये भी एक उद्देश्य है और मतलब वजह है। और शिक्षित महिलाओं की बढ़ती जो संख्या है, ये भी एक कारण है कि प्रजनन दर में कमी आ रही है। बच्चे के लिए आपसी सहमति से फैसले लेना और बच्चे का खर्च और उनकी देखभाल भी एक प्रमुख कारण है। तो ये आपको जो है ना 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि केरल में जो है ना गिरावट दर्ज किया गया है और केरल में 1987 से 1989 के बीच प्रजनन दर जो था वो 2.1 था, ठीक है, जो अब 1.5 रह गया है। 2023 की एक रिपोर्ट कहता है कि उस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में वर्ष 2013 में TFR 1.7 थी, जो 2023 में यह घट करके 1.3 रह गया है, ठीक है। कहा जाता है जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हुई है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जन्म दर में तो गिरावट आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हो रही है और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं अगर हम स्वास्थ्य सुविधाएं सही देंगे, ठीक है, बेहतर जो है उनका जो है खान पान रहेगा तो उनकी आयु जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। तो ये कहा गया है कि इस तरीके से जो है प्रजनन दर में गिरावट के कारण देश की जनसंख्या जो है 2080 तक 1.8 से 1.9 अरब के बीच रहेगी और वहां पर जाकर के जो है ना स्थिर रहने का उम्मीद जताया गया है। और ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के जो है ना रिपोर्ट में ये चीजें बताया है, सामने आया है। कहा जाता है IASP यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के महासचिव कौन है, तो अनिल चंद्रन है। इनका कहना है कि देश तेजी से जनसांख्यिकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और बीते 2 दशकों में जन्म दर में तेजी से गिरावट आया है और वर्ष 2000 में कुल प्रजनन जो दर था TFR जो था वो 3.5 था, जो अब जो है ना घट करके 1.9 रह गया है। इनका द्वारा कहा जाता है कि वर्ष 2080 तक देश की जनसंख्या पीक पर रहेगी। ऐसे में अनुमान है कि देश की अत्यधिक आबादी 2 अरब के भीतर ही रहेगी। समझ रहे हैं? कहा जाता है विकास और शिक्षा का संबंध इससे देखने को मिला है कि प्रजनन दर का सीधा संबंध विकास और शिक्षा से है और अशिक्षित लोगों के बीच प्रजनन दर 3 से अधिक है, वहीं शिक्षित लोगों के बीच TFR 1.5 से 1.8 के बीच है। और इसके माध्यम से अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे जो है ना पढ़ी लिखी आबादी का दायरा बढ़ेगा प्रजनन दर में गिरावट आएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का असर भी देखने को मिला है। तो ये भी है कि कहा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है उसमें कहा जाता है उसके अनुसार कि गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कार्यक्रम भी प्रजनन दर में कमी का मुख्य कारण है।
पति पत्नी के बीच निर्णय लेने की बेहतर क्षमता और बच्चों के लालन पालन, भविष्य और बच्चों की संख्या को लेकर के आपसी फैसले का प्रभाव भी जनसंख्या पर देखने को मिला है। इनका चंद्रन जी का कहना है कि देर से हो रही शादियां और तरक्की के बढ़ते अवसर के चलते भी प्रजनन दर में कमी देखने को मिल रही है और पढ़ाई लिखाई में जुड़ी महिलाएं बच्चों के मामले में सोचकर फैसला ले रही हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न कमीशन जो है ये मेंस में आपका जो है ना कहीं ना कहीं हम देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि यात्री सुविधाओं के लिए फाइलें नहीं दौड़ेगी। ठीक है ना, यात्री सुविधाओं के लिए फाइलें नहीं दौड़ेंगी और नेशनल हाईवे के किनारे जो है ना पेट्रोल पंप हो, रेस्तरां हो, यात्री सुविधाओं की मंजूरी के लिए फाइलें दिल्ली नहीं भेजनी होगी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकार सौंप दिए गए हैं, इससे लाल फीताशाही पर रोक लगेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 नवंबर को जारी परिपत्र में कहा है कि हाईवे के किनारे इन परियोजनाओं की स्वीकृति और उसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए बार बार मंत्रालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और अब तक पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक मंजूरी समाप्त होने पर फाइल मंजूरी के लिए दिल्ली भेजनी पड़ती थी, जो लंबी प्रक्रिया थी। सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दिया है। अब यह अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी और मुख्य अभियंता को दे दिया गया है, यानी संबंध राज्य या क्षेत्र में बैठे अधिकारी मंजूरी को की वैधता को वहीं बढ़ा सकेंगे। अब कहा जाता है कि क्या है इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या है, इसके बारे में समझिए। तो कहा जाता है दोस्तों कि जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है वो हाईवे किनारे पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट खोलने के लिए पहले शुरुआती मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसकी एक निर्धारित समय सीमा होती है, यानी 1 या 2 साल। यदि इस अवधि में काम शुरू न हो पाए तो मंजूरी का नवीनीकरण कराना पड़ता है। नया नियम इसी नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या है उसके बारे में हमने देख लिया, याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है कल से शुरू हो चुका है और उसमें जो है प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समय जो है ना खराब हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय कार्य पर नहीं होहार हताशा का असर सत्ता पक्ष को भी जीत के अहंकार से बचने की सलाह है। तो वो सारी चीजें हैं, वो राजनीतिक चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि इस शीतकालीन सत्र में जो है ना SIR पे चर्चा होनी है। ठीक है, जो भी इश्यूज यहाँ जो भी चीजें मुद्दे निकल करके आएंगे वो आप बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे रहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मामला रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय रहा है, तो वो चीज समझना होगा हमें। ठीक है, नई पीढ़ी को दिए जाएं मौके। प्रधानमंत्री ने इस बात पे जोर दिया है कि संसद सदस्यों की नई पीढ़ी को मौके दिए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सदन को उनके अनुभवों से फायदा होना चाहिए और इस सदन के जरिए देश को भी उनके नए नजरिए से फायदा होना चाहिए। तो ये चीजें हमें समझना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2010 से HIV संक्रमितों में 48.7% की कमी दर्ज हुई है, 2010 से अभी तक। ठीक है, तो भारत में 2010 से 2024 के बीच HIV संक्रमण के मामले में 48.7% की जो प्रतिशत और एड्स से संबंधित जो है ना 81.4% जो है ना कमी आई है। ठीक है, कहा जाता है सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया है और इन आंकड़ों में यह भी पता चला है कि माताओं से बच्चों में HIV संक्रमण के मामले में 74.6% की गिरावट आई है। भारत HIV अनुमान 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में HIV महामारी राष्ट्रीय स्तर पर कम बनी हुई है और नए संक्रमण तथा एड्स से संबंधित मौतें वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से घट रही है भारत में। इसके बावजूद कुछ राज्यों में संभवतः टीके के जरिए नशीली दवाओं के उपयोग और लापरवाह यौन व्यवहार के कारण संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है दोस्तों कि भारत जो है वर्ष 2030 तक HIV एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य 3.3 को प्राप्त करने की राह पर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। 2024 में भारत में HIV से पीड़ित लगभग 25.61 लाख लोग हैं। इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3.99 लाख मरीज हैं, आंध्र प्रदेश में 3.10 लाख हैं, कर्नाटक में 2.91 लाख लोग प्रमुख रूप से प्रभावित हैं और कुल संक्रमितों में 13.97 लाख पुरुष और 11.64 लाख महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब में 1 लाख से 2 लाख HIV के मामले दर्ज किए गए हैं। इन 9 राज्यों में देश के कुल HIV रोगियों का 74% हिस्सा है और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की परियोजना निदेशक JR रॉल्टे ने बताया कि अब तक राज्य में 33,641 लोग HIV से संक्रमित
हो चुके हैं। कहां पे? मिजोरम में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, इनका कहना है कि भारत में नए HIV संक्रमण में गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, एक सभी स्मार्टफोन में प्री लोड मिलेगी सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप, जिसका नाम है संचार साथी। ये संचार साथी जो है, ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार का ऐप है जो सेंट्रल रजिस्ट्री पर आधारित ऐप होगा। इसके जरिए यूजर संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं, IMEI नंबर चेक कर सकते हैं और चोरी या खोए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे उन्हें धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने और उन्हें डिसकनेक्ट करने की में भी मदद मिलेगी। तो ये आपको संचार साथी ऐप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब कहा जाता है कि IMEI नंबर क्या होता है, तो कहा जाता है कि हर मोबाइल हैंडसेट में एक 14 से 17 डिजिट का यानी अंकों का एक विशिष्ट संख्या होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान कहा जाता है। यह नंबर किसी भी फोन की यूनिक पहचान है और चोरी की स्थिति में उस फोन की नेटवर्क पहुंच बंद करने, लोकेशन ट्रैकिंग जैसे उपायों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है कि देखिए, ऐसी चीजें जब हो जाएगी तो क्या उनकी निजता बनी रहेगी? तो निजता को लेकर के भी बहुत सारी जो है आपत्तियां उठी हैं। तो इनका कहना है कि सरकारी निर्देशों का निजता समर्थक संगठनों और टेक कंपनियों ने विरोध किया है। इससे पहले भी एक सरकारी एंटी स्पैम ऐप को लेकर एप्पल हो गया, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और सायोनी जैसी कंपनियों ने आपत्ति जताई थी। और डिजिटल अधिकार विशेषज्ञ मिसी चौधरी ने कहा है कि सरकार का यह कदम यूजर की सहमति को दरकिनार करता है, जो चिंताजनक है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें समझना यह है कि मतलब ये जो चीजें हैं ना, सरकार कह रही है कि हम साइबर सुरक्षा के लिए जो आप अभी मोबाइल लेंगे उसमें हम इनबिल्ट करके देंगे। तो कंपनियों को नए स्मार्टफोन में 90 दिनों के अंदर साइबर सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया है। ऐप को नहीं किया जा सकता है डिलीट, मतलब आप जो है अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, जो इनबिल्ट करके देगा ना, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मौजूदा फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉलेशन पर जोर दिया जाएगा। तो ये भी चीज हमें समझना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है नेक्स्ट जो न्यूज है, सेम चीजें हैं, इसमें से कुछ चीजें नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि जनवरी में हुआ लॉन्च ऐप इस साल 16 मई को, यानी जो आपका संचार साथी ऐप है वो 16 मई 2025 को लॉन्च किया गया था और अब तक 50 लाख डाउनलोड ये किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने सितंबर में बताया था कि इस ऐप के जरिए 37.28 लाख खोए और चोरी हुए फोन को ऐप की मदद से ब्लॉक किया गया है। वहीं 22.76 लाख फोन को इसकी मदद से ट्रेस किया गया है। समझ रहे बात? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। विभाग के अनुसार कंपनियां आदेश नहीं मानती हैं तो कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, ये भी चीज हमें समझना है। ठीक है, और कहा जाता है कि कंपनी को निर्देश के 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। मैसेजिंग ऐप पर सख्ती। विभाग ने पिछले सप्ताह व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल समेत अन्य ऐप को सिम बाइंडिंग लागू करने का आदेश दिया था। इसके जरिए ऐप बिना सिम के नहीं चल सकते हैं। कंपनियों को निर्देश था कि 90 दिनों के भीतर ऐप के वेब वर्जन को हर 6 घंटे लॉगिन करने की व्यवस्था हो। समझ रहे बात? तो ये चीज हमें समझना है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली समेत 7 हवाई अड्डों पर हुई है जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़। ठीक है, दिल्ली समेत 7 हवाई अड्डों पर जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ हुआ है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि दिल्ली समेत 7 हवाई अड्डों पर जीपीएस स्पूफिंग इंटरफेस की घटनाएं आई हैं। अब जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है, ये चीजें समझना, ये टेक्निकल वर्ड है जीपीएस स्पूफिंग। ठीक है, कहा जाता है जीपीएस स्पूफिंग जो है एक किस्म का साइबर हमला है जिसमें नकली सिग्नल भेजकर भ्रमित किया जाता है और विमान के मामले में इसके जरिए गलत लोकेशन, दिशा या गति दिखाई जाती है। तो जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि सिग्नल से छेड़छाड़ के खतरे हैं। कहा जाता है इसके माध्यम से जो है विमानों के जीपीएस सिग्नल में छेड़छाड़ से विमान की स्थिति, जैसे उसकी ऊंचाई हो गया, गति के बारे में गलत जानकारियां हो गई। ठीक है, ये दिया जाता है। इससे विमान मार्ग से भटक सकता है और दूसरे विमान से टकरा भी सकता है, किसी संवेदनशील क्षेत्र में जा सकता है विमान। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कहा जाता है कि सरकार ने राज्यसभा में ये बताया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नलों में असमान बाधा देखी गई है। और केंद्रीय उड्डयन मंत्री है कौन? राम मनोहर नायडू। इन्होंने बताया है कि कुछ उड़ानों ने आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से के रनवे 10 पर जीपीएस आधारित लैंडिंग के दौरान स्पूफिंग की शिकायत किया है। उन्होंने कहा है कि अन्य रनवे पारंपरिक नेविगेशन सिस्टम के चलते सुरक्षित रहे और उड़ान संचालन पर गंभीर असर नहीं पड़ा। वहीं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि 6 नवंबर को सुबह 11 बजे
एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम्स में संदेश प्रक्रिया में समस्या दर्ज हुई है। इससे AFTN संदेशों की डिलीवरी, फ्लाइट प्लान, FIC जारी करने और एयर डिफेंस क्लियरेंस में देरी हुई है, जिसके कारण कई उड़ानों पर असर पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना होगा। कहा जाता है कि दिल्ली हो, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एयरपोर्ट में भी ऐसी शिकायतें मिली हैं और नवंबर 2023 से फरवरी 2025 तक अमृतसर और जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर 465 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें यही है कि GPS स्पूफिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, सेम चीजें हैं। देखिए, IGI एयरपोर्ट बना देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। ये चीज याद रखिएगा कि IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसे पर्यावरण अनुकूल होने के कारण वाटर पॉजिटिव जल सकारात्मक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि वाटर पॉजिटिव से आज से यह है कि IGI एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पानी प्रकृति को लौटा देता है। हाल ही में वाटर इनोवेशन समिट 2025 में एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल को इस उपलब्धि के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक है, कहा जाता है डायल के अनुसार वर्षा जल को सहेजना, अवशिष्ट जल को पूरी तरह रिसाइकिल करना और खपत को न्यूनतम रखना, ये तीनों मिलकर स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव को काफी कम कर रहे हैं। तो तीन चीज याद रखना है, वर्षा जल को सहेजना होता है, अवशिष्ट जल को पूरी तरह से रिसाइकिल करना होता है और खपत को न्यूनतम रखना होता है। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो मॉडल है अब दुनिया भर के एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े शहरी परिसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है। वाटर पॉजिटिव स्टेटस कार्बन न्यूट्रल की दिशा में तेज प्रगति है। रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वर्जन, कचरा प्रबंधन और सामाजिक प्रभाव कार्यक्रम, ये सभी मिलकर के IGI को भविष्य के लिए जलवायु सहनशील और सस्टेनेबल एविएशन में अग्रणी बनाता है। IGI एयरपोर्ट की यात्री क्षमता के प्रति वर्ष 4 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि और महंगे होंगे तंबाकू उत्पाद, टैक्स बढ़ाने के लिए 2 नए विधेयक पेश किया गया है। तो सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद आने वाले समय में और महंगे हो सकते हैं। केंद्र सरकार वर्तमान क्षतिपूर्ति शेष की जगह इन उत्पादों पर अधिक कराधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 व स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 लेकर के आया है और दोनों विधेयक सोमवार को संसद में पेश किए गए हैं। कल कहा जाता है दोस्तों कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक में तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों कि स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला और अन्य वस्तुओं के विनिर्माण पर लागू होगा। फिलहाल यह जो है तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर 28% GST के साथ क्षतिपूर्ति शेष वसूला जाता है। फिलहाल ये प्रावधान है। कहा जाता है कि यह शेष मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद सरकार किसी भी वस्तु पर इसे जारी नहीं रख सकेगी। इससे राजस्व में कमी आने की आशंका को देखते हुए केंद्र ने नया एक्साइज ढांचा व स्वास्थ्य सुरक्षा शेष लागू करने का निर्णय लिया है। समझ रहे ना, सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ राजस्व बढ़ेगा बल्कि इन हानिकारक वस्तुओं की खपत भी नियंत्रित होगी। ठीक है, शेष का नया ढांचा जो है वो आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि प्रस्तावित स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा शेष के तहत सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों पर भी शेष लगाया जाएगा। क्षतिपूर्ति शेष की शुरुआत 2017 में राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए की गई थी, जिसे 5 वर्षों तक जारी रहना था। बाद में कोविड-19 के दौरान राजस्व घटने से राज्यों को दिए गए कर्ज की भरपाई के लिए इस शेष को 2022 के बाद भी बढ़ाया गया और सितंबर 2024 में GST के दूसरे संस्करण के लागू होने के बाद यह शेष केवल तंबाकू और पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर ही सीमित रह गया है। अगले वर्ष मार्च में लोन की पूरी भरपाई होने के बाद कानूनी तौर पर इस शेष को जारी नहीं रखा जा सकेगा, इसलिए सरकार नया वैकल्पिक कर ढांचा लागू कर रही है। कहा जाता है कि सरकार क्यों लेके आई है 2 विधेयक, ये आपको समझना है। कहा जाता है कि अभी तंबाकू, पान मसाला पर GST व एक्साइज दोनों टैक्स के दायरे में आते हैं। क्षतिपूर्ति जो शेष खत्म होने से इन पर टैक्स कम हो जाएगा और इसकी भरपाई के साथ इन उत्पादों पर और टैक्स बोझ डालने के लिए सरकार एक्साइज संशोधन और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा शेष कानून ला रही है। सितंबर में GST की नई दरों के तहत 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह 40% का स्लैब लगाया गया है। पर तंबाकू, पान मसाला पर अभी 28% GST ही लिया जा रहा है। इसे 40% के स्लैब में कब डाला जाएगा, इस पर GST काउंसिल की प्रमुख व वित्त मंत्री फैसला लेंगे। दूसरा जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत से सब मशीन की उत्पादन क्षमता पर लगेगा और मशीन की उत्पादन क्षमता अगर 100 यूनिट है और उत्पादन 50 यूनिट हो रहा है तो भी शेष 100 यूनिट पर ही लगाया जाएगा।
एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि से राज्यों को भी फायदा होगा, क्योंकि केंद्र ने इस राजस्व में राज्य का हिस्सा जो है देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, जो नए कानून का टैक्स दरों का असर क्या पड़ेगा, तो सिगार जो है पुरानी दर 12% या 4,006 रुपये जो अधिक है, नई दरें 25% या 5,000 जो अधिक है वो लगेगा। सिगरेट पर 65 mm तक के प्रति 1000 पर पुरानी दर जो है 440 रुपया, नई दर 3,000 रुपया। फिल्टर सिगरेट 65 से 70 mm प्रति 1000 पे पुरानी दर 4,440, नई दर जो है 5,200 रुपया होगा। 70 mm से लंबी सिगरेट प्रति 100,000 पे पुरानी दर 545 रुपया और नई दर 7,000 रुपया होगा। ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे होगी विशेष चर्चा। उसके लिए जो है ना पीएम मोदी भी व्यवस्था किया गया है। और जो SIR विवाद है, ठीक है, इस विवाद पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर गरमाई सियासत के बीच राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में इस सप्ताह विशेष चर्चा किया जाएगा। कहा जाता है कि लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को इसके लिए पूरे 10 घंटे तय किए गए हैं। इसे राष्ट्रीय एकता स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक धरोहर के स्मरण करने का अवसर बताया जा रहा है। और कहा जाता है कि उम्मीद है कि 10 घंटे तक चलने वाली इस विशेष बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेते हुए राष्ट्रीय गीत की ऐतिहासिक यात्रा और उसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेंगे। तो आपको ये चीज समझना है कि इसकी पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत की जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो है ना से गहराई से जुड़ी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1870 के दशक में संस्कृत मिष्ट बांग्ला में रचा था। 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ और बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। यहां से जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न बनते हैं, पहले भी पूछ चुका है कमीशन। 1950 में संविधान लागू होने पर इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत विदेशी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना था। और केंद्र ने इस अवसर पर स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है कि जो अब देखिए ये जो है ना 150वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो केंद्र सरकार देश भर में कार्यक्रम चला रही है। इसी माह दिल्ली में संस्कृति मंत्री के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी ने समारोहों की औपचारिक शुरुआत की थी। और इस दौरान 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा मूल गीत के कुछ पद हटाए जाने की आलोचना भी किया था। उनके इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं और उन्हें कांग्रेस और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का अपमान किया है। तो सारी चीजें वो सब चीजें चलते रहती है, उसमें अब तनाव लेना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जैविक हथियारों से सुरक्षा के लिए जयशंकर ने विकासशील देशों से एकजुटता का किया है आह्वान। तो ये चीजें हमें समझना होगा कि आखिर जो है ना ये जो जैविक हथियार क्या होता है, जैविक हथियार क्या होता है ये आपको समझना है। कहा जाता है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि जैविक हथियारों के संभावित दुरुपयोग जो है ना एक गंभीर चुनौती है। कहा जाता है कि जैविक हथियार वो हथियार हैं जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या जैविक टॉक्सिन यानी जहर का इस्तेमाल इंसानों, जानवरों, पौधों या पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनमें एंथ्रेक्स, चेचक वायरस, प्लेग, बोटुलिनम टॉक्सिन, वायरल हेमरेजिक फीवर वायरस शामिल हो सकता है या फिर इनका कोई हाइब्रिड रूप शामिल हो सकता है। इनसे होने वाली बीमारियां घातक हो सकती है, जो तेजी से स्प्रेड करता है, तेजी से फैलता है और इन्हें नियंत्रित करना बेहद कठिन हो सकता है। समझ रहे बात? यही कारण है कि जैविक हथियार को साइलेंट किलर कहा जाता है। जैविक हथियार को क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर कहा जाता है। और हमले का पता भी तब चलता है जब संक्रमण कई गुना बढ़ चुका होता है। ठीक है, ये जो है ना शीत युद्ध काल में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने व्यापक जैविक अनुसंधान कार्यक्रम द्वारा चलाए गए। तो आप ये चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है कि दुनिया में बढ़ रही है हथियारों की होड़ और उत्पादकों की कमाई बढ़ रही है। तो ये जो है सिपरी की रपट जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा ये किया गया है कि जो शीर्ष 100 कंपनियां हैं, 100 देश हैं, उसमें 39 कंपनियां जो है शीर्ष 100 कंपनियों में 39 कंपनियां जो है अमेरिकी हैं। ठीक है, 39 अमेरिकी कंपनियों में से 30 ने दर्ज की है वृद्धि, यानी अमेरिका की जो 39 उसमें से 30। तो ये चीज हमें समझना होगा। कहा जाता है यूक्रेन और गाजा में युद्धों के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनाव के कारण दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादक कंपनियों को हथियार और सैन्य साजो सामान की बिक्री से हुई कमाई में पिछले साल 5.9% की बढ़ोतरी हुई है। यह सोमवार को जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह जानकारी दिया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया दोस्तों कि इस सूची में शामिल 3 भारतीय कंपनियों का सैन्य साजो सामान से हुई संयुक्त कमाई घरेलू मांग की बदौलत 8.2% से बढ़कर के
5 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। और स्वीडन स्थित वैश्विक थिंक टैंक सिप्री ने एक वेब लिंक भी साझा किया है, जिसमें 2024 में दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक और सैन्य साजो सामान बनाने वाली कंपनियों की सूची जारी किया गया है। इसमें शामिल भारतीय कंपनियां कौन कौन है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 44वें स्थान पर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 58वें स्थान पर है, मजगांव डॉक शिपयार्ड 91वें स्थान पर है। और यह भी कहा गया है कि सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादक कंपनियों द्वारा हथियारों और सैन्य साजो सामान की बिक्री से राजस्व 2024 में 5.9% बढ़कर रिकॉर्ड 679 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। यूक्रेन और गाजा में युद्ध, वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनाव तथा लगातार बढ़ते सैन्य व्यय के कारण मांग में वृद्धि से पिछले वर्ष हथियारों की बिक्री के वैश्विक राजस्व में तेज बढ़ोतरी हुई है। यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि वर्ष 2018 के बाद पहली बार सभी 5 सबसे बड़ी हथियार कंपनियों ने अपने हथियार राजस्व में वृद्धि दर्ज किया है। और इसमें 5 जो कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन कॉर्प से अमेरिका की, आरटीएक्स अमेरिका की है, और नॉर्थ्रॉप ग्रुमन कॉर्प अमेरिका की है, और बीएई सिस्टम्स ब्रिटेन की है, और जनरल डायनेमिक्स कॉर्प अमेरिका की है। कहा जाता है कि हालांकि वैश्विक वृद्धि का बड़ा हिस्सा यूरोप और अमेरिका में स्थित कंपनियों के कारण था, लेकिन शीर्ष 100 में शामिल विश्व के सभी क्षेत्र में साल दर साल वृद्धि दर्ज हुई है। और एकमात्र अपवाद एशिया और ओशिनिया है, जहां चीनी हथियार उद्योग में समस्याओं के कारण मामूली गिरावट आई है। तो ये चीज हमें समझना होगा। कहा जाता है कि सिर्फ शीर्ष 100 में शामिल 39 अमेरिकी कंपनियों में 30 कंपनियों ने वृद्धि दर्ज की है, जिनमें लॉकहीड मार्टिन है, नॉर्थ्रॉप ग्रुमन, जनरल डायनेमिक्स शामिल है। उनका संयुक्त राजस्व 3.8% बढ़कर के 334 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। और सिप्री ने यह भी कहा है कि F-35 लड़ाकू विमान सहित अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रमुख सैन्य साजो सामान के निर्माण में व्यापक देरी बजट में बढ़ोतरी विकास और उत्पादन को प्रभावित कर रही है। तो ये चीज हमें समझ लेना है। आतंक को जवाब देने को सेना और बीएसएफ ने चिकन नेक कॉरिडोर पर बढ़ाई अपनी निगरानी। तो ये चीजें ऑलरेडी लश्कर प्रमुख हाफिज सईद बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ नया फ्रंट खोलने की की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे कंसर्न है। और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है यह कॉरिडोर। तो यह चीज हमें समझना है। कहा जाता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपनी संक्रिष्ट चौड़ाई के कारण चिकन नेक के नाम से प्रसिद्ध है और 22 किलोमीटर लंबा यह गलियारा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी है। यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को देश के मुख्य भाग से अलग थलग कर सकती है। तो ये चीजें कंसर्न है, ये चीजें हमें समझना होगा। ठीक है, वायुसेना को तैयार करने को कहा गया है, तैयार रहने को कहा गया है। तो भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा के मद्देनजर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ जैसे अर्ध सैनिक बलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। साथ ही उत्तर बंगाल में महत्वपूर्ण एयरबेस हासीमारा और बागडोगरा के वायुसेना अड्डे को भी तैयार रहने को कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक साथ जांच करे सीबीआई और सभी राज्य दें अनुमति। ठीक है, तो क्या है डिजिटल अरेस्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। साइबर अपराधी ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को डराने को खुद को कानून लागू करने वाली एजेंसी या कोर्ट के अधिकारी या सरकारी एजेंसी के कर्मचारी बनकर पेश करते हैं। वे पीड़ितों को उनके ही परिसर में बंधक बना देते हैं और उन पर पैसे देने का दबाव डालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने रेज बेट याद रखना है, रेज बेट को चुना है 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर। इसी तरीके से जो है ना लगभग ये आप देख सकते हैं 69th या 17th बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था, बीपीएससी पीवाईक्यू में प्रश्न आया था। तो ये हमें समझना होगा कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को जो है ना 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो रेज बेट को। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। वर्ड ऑफ द ईयर चुना है रेज बेट ने। आरा फॉर्मिंग और बायो हैक को पछाड़ करके यह खिताब जीता है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाला ऐसा पहला ऑनलाइन कंटेंट जिसका मकसद लोगों का आक्रोश भड़काना होता है, उसे रेज बेट कहते हैं। इस शब्द का चयन सार्वजनिक मतदान के बाद किया गया है, जिसमें दुनिया भर से 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। लैंग्वेज मॉनिटरिंग डाटा पर पाया गया है कि गत 12 माह में इस शब्द का प्रयोग 3 गुना बढ़ गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बेट, आरा फॉर्मिंग व बायो हैक को शॉर्टलिस्ट किया था। रेज बेट का चयन वोटों, सार्वजनिक टिप्पणियों और OUP के शब्द कोशीय डाटा के विश्लेषण के संयोजन द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि 2025 सामाजिक अशांति, ऑनलाइन कंटेंट के नियमन पर बहस और डिजिटल कल्याण के प्रति चिंताओं से प्रभावित रहा है। तो रेज बेट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एलन मस्क ने किया H-1B वीजा का बचाव, बोले अमेरिका की समृद्धि में प्रतिभाशाली भारतीयों का हाथ है। तो ऑलरेडी इसमें कुछ चीजें आई थी, उस पर इन्होंने जो है ना अपना पक्ष रखा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इजराइल से और हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदने की भारत तैयारी कर रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा होगा, उसके बाद जो है प्रभावी हुए आपातकालीन नियमों के तहत भारत ने इजराइल से हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदने की शुरुआत किया है। इजरायली रक्षा उद्योग के सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि इस अत्याधुनिक ड्रोन को भारत में बनाने पर भी बात चल रही है। इस कदम से तकनीक के पूर्ण हस्तांतरण का रास्ता भी बन सकता है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की छाप गहरी हो सकती है।
कहना ऐसा है कि सेना के तीनों अंगों ने MK2 खरीदने का फैसला किया है और हमें गर्व है कि नौसेना ने भी इसे खरीदने का फैसला किया है। कहा जाता है कि ये जो है आपका MK2 एक मध्य ऊंचाई और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाली सक्षम UAV है। ठीक है, यह अधिकतम 1430 किलोग्राम भार के साथ 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और यह लगातार 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 150 नॉट है। भारत ने चीन के साथ LAC पर तनाव के बाद 2021 में हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदना शुरू किया था और ये MK2 ठीक है MK2 ड्रोन शुरू किया था तो और खरीदने की बात चल रही है। कहा जाता है कि अब HAL और एलकॉम के बीच साझेदारी के जरिए भारत में MK2 बनाने पर जोर दिया जाएगा और IAI के एक अधिकारी ने कहा है कि हम मेक इन इंडिया को लेकर के बहुत जागरूक हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय साझेदारी संग मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत से संयुक्त राष्ट्र जो है ना चिंतित है। तो आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान में संविधान संशोधन किया गया है और उस संशोधन में जो है ये कौन सा 27वां संशोधन करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। टर्क ने एक बयान द्वारा जारी कर कहा है कि यह बदलाव उन जरूरी कानूनी नियमों को भी कमजोर कर सकता है जिनसे देश में कानून व्यवस्था बनी रहती है। पाकिस्तान में 12 नवंबर को संसद ने सेना की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी। इस दौरान संविधान के 48 अनुच्छेदों में बदलाव किए थे। टर्क ने चिंता जताई है कि संविधान संशोधन पिछले साल पारित 26वें संविधान संशोधन की तरह बिना जरूरी चर्चा के बिना ही पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह बदलाव व्यवस्था में इतनी बड़ी फेरबदल करते हैं कि अदालतों पर राजनीति का असर पड़ने पर खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है युद्ध से जंग की हथियार कंपनियों की किस्मत, या ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, शिप्री का रिपोर्ट हमने देख लिया है। ठीक है, युद्ध विराम से जुड़े मुद्दे नहीं सुलझेंगे जेलेंस्की, तो ये चीजें हैं। लेकिन जो है अमेरिका विदेश मंत्री ने कहा कि शांति की दिशा में आगे बढ़े। यूक्रेन और यूरोप चाहते हैं कि अमेरिकी शांति योजना में बदलाव किया जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता, तुर्की की हर चाल को मात देने को भारत तैयार है। ठीक है, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ, और दूसरे साथ बात है कि जो चीजें चल रही है कि हिंद महासागर में सैन्य प्रभाव क्यों बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंधों के बढ़ते तनाव के बीच ये देखा गया है कि तुर्की इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। जहां तुर्की का भारत के प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को समर्थन किसी से छिपा नहीं है, वहीं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों में उसका बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। ठीक है, तो उसी में जो है ना हिंद महासागर क्षेत्र में तुर्की की बड़ी सक्रियता देखने को मिल रहा है। वह क्षेत्रीय साझेदारी को नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने इन प्रयासों का मुकाबला करने के लिए भारत भी यूनान, साइप्रस और अर्मीनिया जैसे तुर्की के प्रतिद्वंदी देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने में काम कर रहा है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में भारत को मिला 8वां स्थान। ठीक है, तो भारत वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में 8वें स्थान पर है और उसे एक रजत, 2 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पदक मिला है। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लिया था, जो 27 से 29 नवंबर तक चीन के ताइपे में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विशाखापट्टनम देश का सबसे लंबा कांच का स्काई वॉक ब्रिज लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो इसकी ऊंचाई जो है 862 फीट की है और 180 फीट लंबाई है इसकी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। मेरी पहचान भारतीय विरासत है, मैं इसे दुनिया को देखता हूं, यह ममदानी है। ठीक है, न्यूयॉर्क के बहुचर्चित पहले भारतवंशी मेयर जोहरान ममदानी का भारत के किसी समाचार पत्र के साथ पहला साक्षात्कार हुआ है। उसमें उन्होंने ऐसी बातें की थी। कुछ दिन पहले जो न्यूज में इसलिए भी थे कि आप देखेंगे कि ये ममदानी और ट्रंप जो है, ट्रंप जिनको सराहा था। ठीक है, तो ये चीजें चर्चा में आई थी, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये बिहार से रिलेटेड इश्यूज है कि जमीन का बढ़ेगा MVR, औद्योगिक क्षेत्र की भी अलग श्रेणी बनाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए 4 प्रकार के हैं कि भूमि बाजार दर के आधार पर वास्तविक MVR तैयार किया जा रहा है। दूसरा, सभी जिला अवर निबंधक और अवर निबंधक की तैयारी पूरी कर ली है। जिन मौजा में MVR और बाजार दर में अंतर है उनकी अलग रिपोर्ट बनाया जाएगा। भूमि का वर्गीकरण औद्योगिक क्षेत्र श्रेणी अलग से तय करने होंगे। ठीक है, स्मार्ट सिटी और नए शहरी निकायों में MVR बढ़ेगा। बिहार में पटना समेत कई शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कई इलाके नगर पंचायत तो कई नगर परिषद के रूप में विकसित हुए हैं। इन जगहों पर के आसपास 8 किलोमीटर के पेरिफेरल क्षेत्र में तेजी से विकास और शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ MVR बढ़ाने की जरूरत आई है। कहा जाता है 2016 के बाद फिर बढ़ेगा MVR। तो इससे पहले वर्ष 2014 में लागू अधिसूचना के बाद 2016 में MVR की वृद्धि की गई थी। इसके 10 वर्षों के बाद अब एक बार फिर से सर्वेक्षण के आधार पर ये चीजें किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है बच्चों की इच्छा, पेरेंट्स बने उनके नए डिजिटल दोस्त। ठीक है, तो ये चीज है कि सोशल मीडिया बैन से पहले ही बच्चे जो है ना तनावग्रस्त हो चुके हैं। और आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में 16
वर्ष साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लागू होने वाला है। इससे पहले ही कई बच्चे परेशान हैं, कुछ रो रहे हैं तो कुछ गुस्से में हैं। और विशेषज्ञों का कहना है कि ऑरलैंडो मतलब कि उनका कहना है कि बच्चों की दिनचर्या में सोशल मीडिया गहराई से जुड़ चुका है और अब अचानक उन्हें दूर करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज, भारत मोबाइल प्रतिबंध पर अभी कानून नहीं लेके आया है। भारत में बच्चों के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध पर कोई कानून नहीं है। कुछ राज्यों, स्कूलों, बोर्डों ने नीतियां बना रखी हैं, वहीं कुछ हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में फैसला दिया था कि स्कूल आते समय छात्र फोन जमा कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है एडिथ कोवान यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर लिलिया ग्रीन कहती हैं कि माता पिता को पेरेंटल कंट्रोल जैसी तकनीक की जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है संवाद बनाए रखना। हर बच्चे की प्रतिक्रिया अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, इजराइल क्यों जा रही है भारत की वनई मिनासे जनजाति? क्यों जा रही है भारत की जो है ना ये जनजाति? तो मणिपुर और मिजोरम में रहने वाली ये जो जनजाति है खुद को खोई हुई यहूदी जनजाति का वंशज मानती है। इजराइल ने अब इस समुदाय के 5,800 सदस्यों को अपने देश में बसाने की योजना औपचारिक रूप से मंजूर कर दिया है और कई लोग कहते हैं कि इजराइल पहुंच चुके हैं। यह कदम धार्मिक पहचान, जनसांख्यिकी बदलाव और सुरक्षा रणनीति तीनों स्तर पर महत्वपूर्ण है। ये जो जनजाति है कौन है? यह समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर मिजोरम में रहता है और इनका दावा है कि वे बाइबिल कालीन मोनासे जनजाति के वंशज है, जिन्हें लगभग 2700 साल पहले निर्वासित किया गया था और 1950 के दशक में से इनकी यहूदी परंपराओं में रुचि फिर जागी है और 2005 में इजराइल के प्रमुख रबियों ने इन्हें यहूदी समुदाय से संबंध माना है। इजराइल इन्हें क्यों बुला रहा है? तो दो वजह है। पहला है, इजराइल इन्हें खोई हुई जनजाति में से एक मानता है। दूसरा, सरकार का लक्ष्य है कि इजराइल से जुड़े यहूदी समुदायों को दुनिया से वापस लाना और यह अलियाह प्रवासन नीति का हिस्सा है। नई सरकारी मंजूरी क्यों कहती है? इजराइल ने 5,800 लोगों को भारत से लाने की योजना को मंजूरी दी है और यह संख्या वर्तमान में भारत में मौजूद समुदाय के आकलन के आधार पर तय की गई है। आगामी वर्षों में उन्हें चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा और पिछले 2 दशकों में लगभग 500 वनई मुनासे सदस्य अलग अलग चरणों में इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल इन्हें कहां बसाएगा? कहा जाता है कि पहले से कई सदस्यों को उत्तरी इजराइल यानी गलीली क्षेत्र में पुनर्वासित किया गया है। नई आबादी को भी यही इलाके दिए जाने की योजना है। भारत के पूर्वोत्तर में क्या असर होगा इसका? तो एक्सपर्ट कहते हैं कि इतने लोगों का बाहर जाना मणिपुर, मिजोरम के कुछ इलाकों में जनसंख्या संतुलन और गांवों की आबादी पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि ईडी ने 12 साल में 6,312 केस दर्ज किए हैं, लेकिन सजा 122 केस में हुई है। 93 में क्लोजर रिपोर्ट पेश हुआ है। तो ये चीजें हैं, आपको एक बार देख लेना है। रोहित हर मामले में दुनिया का सबसे बड़े सिक्स हिटर है और सबसे ज्यादा जो है 352 सिक्स अभी तक जो है 269 पारियों में लगा चुके हैं। रोहित शर्मा नंबर 1 में सर्वाधिक वनडे सिक्स वाले बैटर्स की सूची में पहले नंबर पे, याद रखना प्रश्न बनता है यहाँ से। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के ऑलराउंडर 351 सिक्स लगा चुके थे, अब जो खेल नहीं रहे हैं। 369 मैच इन्होंने खेला था ओडीआई। और क्रिस गेल तीसरे नंबर पे 331, सनत जयसूर्या 270 और महेंद्र सिंह धोनी 229। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अपना 92वां जो है ना ओडीआई शतक लगाया। इसके साथ ही हुआ एक ही फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इस साल भारत ने रिकॉर्ड 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन किया है, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और बीते 10 सालों में उत्पादन में 100 मिलियन टन की वृद्धि हुई। 2015 में यह 257 मिलियन टन था, तो याद रखना है। भारत को 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा चुना गया है। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड संगठन की नीतियों, बजट और कार्यक्रमों की निगरानी करता है और इसमें 58 सदस्य देश शामिल हैं। भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में दोबारा चुना गया है। कैटेगरी बी में भारत के 169 में से 154 वोट मिले हैं, जो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। भारत लगातार दूसरे कार्यकाल में कैटेगरी बी में टॉप वोटेड देश बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व बैंक समूह ने पास्कल डोनोहो को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया है। डोनोहो आयरलैंड के वित्त मंत्री और 2020 से यूरो ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह 10 साल प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय रणनीति जारी किया जाएगा और ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अगले 5 वर्षों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के मकसद से सोमवार को एक राष्ट्रीय नीति जारी किया है। और आरबीआई के एक बयान में कहा गया कि वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2025-30 रणनीति का लक्ष्य वित्तीय सेवाओं की अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच को मजबूत करना और इन सेवाओं के नियमित एवं प्रभावी उपयोग को बढ़ाना है। यह रणनीति पंच ज्योति नाम से 5 प्रमुख उद्देश्यों और उन्हें लागू करने के लिए 47 कार्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। इनमें महिलाओं पर केंद्रित नीतिगत पहल, कमजोर एवं वंचित वर्गों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अलग अलग रणनीतियां और परिवारों एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए सस्ती, जिम्मेदार और उपयुक्त वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना प्रमुख है।
आरबीआई ने यह भी कहा है कि नई रणनीति आजीविका कौशल विकास सहयोगी परिवेश को वित्तीय समावेशन से जोड़ने पर भी जोर देती है। और जो गवर्नर है आरबीआई के संजय मल्होत्रा ने अपनी प्रस्तावना में यह कहा है कि 2024 में समाप्त हुई पिछली पंचवर्षीय रणनीति ने अपने लक्ष्य को पा लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 150 किलोग्राम वर्ग का स्वदेशी सुसाइड ड्रोन बनाएगा भारत। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके साथ साथ गरीबी से जंग दुनिया में सुस्त पड़ रही है, लेकिन भारत में घट रही है गरीबी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने इस पे चर्चा कर लिया था, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों जो है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो पहले के हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है, पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे टेलीग्राम पे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है ना कुछ आर्टिकल आपको देखना है, जैसे वन जीवों से परेशान हुआ पहाड़ों का जनजीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे खाकी को आखिर कब बदलेगी खादी। तो आज तक पुलिस के चरित्र में परिवर्तन को लेकर के देश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो सका है। किसी चुनाव में पुलिस सुधारों को मुद्दा नहीं बनाया गया है, तो क्या इस पर कोई मुद्दा बनेगा? ये पूर्व आईपीएस अधिकारी है विभूति नारायण रॉय जी, इनका कहना है, इसमें उनके व्यू को समझना है आपको। मिसाइल कायम करने वाला फैसला सैन्य अधिकारियों का सैनिक के धार्मिक आयोजनों से किनारा करना न केवल उनके मनोबलों को तोड़ना है, बल्कि सेना के मूल भाव पर भी आघात करता है। ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, सेवानिवृत्त जो है मेजर जनरल है जगतवीर सिंह, इनका आर्टिकल है। पुनरीक्षण की परीक्षा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर पर सियासत तेज हो रहा है और संसद सत्र के शुरुआत में एसआई पर बहस की बात किया गया, तो ये चीज आपको एक बार देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग इस देश के नागरिकों की ही संस्था है और इनका कहना है राइटर का कि इस संस्था को ठीक से चलाने के लिए बल मनोबल देना नागरिकों की ही जिम्मेदारी, ये चीजें समझना होगा। शिक्षा संस्थानों की लचर निगरानी, और ये डॉक्टर विशेष गुप्ता है और ये कहते हैं कि अल फलाह का मामला यह भी बताता है कि नियामक संस्थाओं के पास कोई ठोस एवं प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं है। ठीक है, आमजन की भागीदारी से संभव बदलाव, प्रदूषण नियंत्रण दिवस के ऊपर जो है ये क्या कहा गया है, ये आपको देख लेना है। भूमि धसाव का बढ़ता जोखिम, ये शुभम कुमार शानू है और ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन्होंने अपनी व्यू रखा है, ये चीज समझना है। आपकी पसंद के अनुरूप जवाब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सिस्टम मनुष्य की तुलना 50% से भी अधिक चापलूस होते हैं। एक शोध अध्ययन से यह पता चल रहा है कि आपके प्रश्नों का उत्तर वह प्रायः आपकी पसंद के अनुरूप ही देते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया में फैली असमानता अब एक आपदा बन चुकी है। ठीक है, तो ये जो जोहान्सबर्ग में हुई G20 समिट कई ऐतिहासिक पहलू की गवाह बनी है, उस पर जो है जयती घोष जी का जो है एक्सपर्ट व्यू आपको समझना है। और एसआईआर अब कहीं तो हमें माफ कर दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है एसआईआर को लेकर के। लोकतंत्र की सेहत पर सवाल की बात किया जाता है, ये राजीव शुक्ला जी हैं और ये राज्यसभा के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इनका कहना है कि संसद में कम होते सवाल और सत्र का घटता समय और बढ़ता मौन गहरी चिंता पैदा करते हैं। संवाद घटने पर लोकतंत्र औपचारिकता बनकर ही रह जाता है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। उच्च शिक्षा में जवाबदेही की मांग जायज है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों को जवाबदेही बनाने की बात अदालत ने कही है और बेहतर होता कि हर एक शिक्षा संस्थान से पारदर्शिता संवेदनशीलता जवाबदेही मांगी जाती। और ये हरिवंश चतुर्वेदी जी हैं, महानिदेशक हैं IILMB के। ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा हुआ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुजुर्गों के लिए वरदान है टाइम बैंक। कोई युवा आज जितना समय बुजुर्गों के साथ बिताएगा, उसे भविष्य में उतना ही युवाओं का समय दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। हम सोसाइटी जब पढ़ते हैं तो सोसाइटी में संवेदनशील वर्ग है, जहां पे हम वरिष्ठ नागरिकों को भी ध्यान में रख करके पढ़ते हैं, उसी से ये रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सच होने के करीब नक्सल मुक्त भारत का सपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पेपर 3 यूपीएससी के पेपर 3 जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और माओवाद से रिलेटेड आपके जो है प्रश्न इस बार 2025 में भी पूछा था मेंस में, तो वो चीजें हमें ध्यान रखना है। साल 2014 से 2025 के बीच नक्सल प्रभावित इलाके में 17,589 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 20,815 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ठीक है, समुद्री तूफान और चक्रवाती तूफान दितवा, ठीक है, दितवा जो है श्रीलंका के एक बड़े क्षेत्र को तबाह करने के बाद भारत को भी प्रभावित किया है। इसको लेकर के जो है भारत सरकार जो है प्रॉपर जो है काम कर भी रही है और उनको जो है प्रॉपर जो है मदद जो भी है मदद दिया जा रहा है। व्यवहारिक सुधारों से आर्थिकी को तेजी गति मिलेगा और ये डॉक्टर विकास सिंह है, मैनेजमेंट गुरु का नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनका एक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लेना है। नकली बीजों से संकट में किसान, और देश के लगभग सभी राज्यों में किसानों को नकली और मानकों पर खराब गुणवत्ता वाले बीज बेचे जा रहे हैं। नतीजा यह है कि या तो अंकुरण होता है नहीं हो पा रहा है, या तो होता है तो उत्पादकता बहुत कम निकलती है। ऐसे मामले में किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो जो आत्महत्या करते हैं किसान इसी के कारण करते हैं, ये भी एक कारण है। कृत्रिम मेधा और पर्यावरण की फिक्र, कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विस्तार इसके नैतिक निहितार्थों और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर के चिंता बढ़ाने लगा है और इसके बढ़ते उपयोग ने अधिक डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति की मांग को भी बढ़ा दिया है, जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। तो ये चीजें हमें समझना है। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है दोस्तों, इसमें हमने 2 से 3 दिनों के इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी डाला है और जो
नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ साथ बिहार इश्यूज को हमने जो डिस्कशन किया है बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।